उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वहां सांप्रदायिकता अगर जड़ें उसकी मजबूत हो रही है तो इन सेकुलर पार्टियों की पूरी जिम्मेदारी है। और उसमें नंबर 1 में समाजवादी पार्टी है। बसपा का भी नाम ही नहीं लेना। बसपा पर ऐसे भी आप सांप्रदायिकता का आरोप लगा नहीं सकते हैं पार्टी स्तर से। बहन जी के ऊपर जो भी आरोप आप लगा दें, बहुजन समाज पार्टी के नीतियों और इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो सांप्रदायिकता को समूल नाश करने के लिए ही पार्टी बनी ही थी और इसके मैनिफेस्टो में आज भी वही है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, बहन जी भी जो पहल नहीं करती हैं तो आज बसपा को भी भुगतना पड़ गया इस चीज को। ट्वीट तो क्या था उन्होंने? भाई ट्वीट से नहीं ये निकल रहे। आप अखिलेश को फॉलो करेंगे कि आप काशीराम को फॉलो करेंगे? सपा को वोट दिया वन साइड। आपको वन साइड वोट देने वाला मुसलमान आज न्याय की भीख मांग रहा है और आप घर में एसी में बैठकर आराम से ट्वीट कर रहे हैं। यह अब बर्दाश्त राजनीति में नहीं किया जा सकता है। और जहां सांप्रदायिकता का आरोप आप भाजपा पर लगाते हैं, मैं कहता हूं सो कॉल्ड सेकुलर लीडर जो हैं ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। आज ओवैसी साहब की स्वीकार्यता, लोकप्रियता जो बढ़ रही है वो भाजपा की वजह से नहीं बढ़ रही है, वो इन सेकुलर पार्टियों की वजह से बढ़ रही है। अगर मुद्दे को आप आगे बढ़कर टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो वैसे साहब को स्पेस कहां मिलेगा? जहांगीरपुरी अगर केजरीवाल पहुंचते, अगर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचते, अगर कांग्रेस के नेता पहुंचते, अगर कम्युनिस्ट के मन तमाम नेता समय से पहले पहुंचते तो ओवैसी साहब पीछे जाते भी तो वो जलवा नहीं होता। लेकिन ओवैसी साहब ने पहल किया और जाने से पहले लगातार ओवैसी साहब ने बयान देने का सिलसिला शुरू किया। ये आपने देखा होगा, लगातार बोलते रहे और पहुंच गए बोलते बोलते। जब ओवैसी साहब पहुंचे, अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नीचे ये लोग भी जा रहे हैं और वहां की जनता इनको भगा रही, दौड़ा रही है। ओवैसी साहब का वोट बैंक बढ़ गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, फायदा भाजपा और ओवैसी साहब को मिला। तो सांप्रदायिकता को किसने बढ़ाया? इन सेकुलर पार्टियों ने बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वहां सांप्रदायिकता अगर जड़ें उसकी मजबूत हो रही है तो इन सेकुलर पार्टियों की पूरी जिम्मेदारी है। और उसमें नंबर 1 में समाजवादी पार्टी है, नंबर 2 में कांग्रेस का नाम या किसी और का नाम आएगा। बसपा का भी नाम ही नहीं लेना। बसपा पर ऐसे भी आप सांप्रदायिकता का आरोप लगा नहीं सकते हैं पार्टी स्तर से। बहन जी के ऊपर जो भी आरोप आप लगा दें, बहुजन समाज पार्टी के नीतियों और इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो सांप्रदायिकता को समूल नाश करने के लिए ही पार्टी बनी ही थी और इसके मैनिफेस्टो में आज भी वही है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, बहन जी भी जो पहल नहीं करती हैं तो आज बसपा को भी भुगतना पड़ गया इस चीज को। ट्वीट तो क्या था उन्होंने? भाई ट्वीट से नहीं ये निकल रहे। आप अखिलेश को फॉलो करेंगे कि आप काशीराम को फॉलो करेंगे? हमारा आइडियल कौन है पहले ये बताइए। बसपाइयों का आइडियल तो काशीराम। तो काशीराम तो मैदान में उतर के लड़ते थे, काशीराम तो साइकिल से चलते थे, काशीराम तो मोहल्ले में झोपड़ियों में जाकर बैठते थे, अपने समाज के लोगों के बीच खाट पर जाकर बैठते थे, उनका घर का बना हुआ खाना खाते थे, उनसे 100-200 रुपया चंदा भी लेते थे। आप न किसी गरीब के घर पर जाते हैं, न किसी के गरीब के घर पर खाते हैं। आपके घर धन्ना सेठ आते हैं और धन लेकर पहुंचाते हैं। काशीराम 1 रुपए से पार्टी को बढ़ाए थे और आप करोड़ों लेकर भी पार्टी बढ़ा इसलिए नहीं पाए कि समाज जो है इन चीजों को पसंद नहीं करता। समाज आज भी उसी को पसंद करता है। और मैं कह रहा हूं, समाज से समाजवादी को भी कह रहा हूं कि आप लाख कह लो मैं समाजवादी हूं, लेकिन आपको भी लोग रिजेक्ट करेंगे इसलिए कि लोग ये चाहते हैं कि हमारा नेता हमारे दुख सुख में हमारे सामने हो, चाहे मेरा काम हो या न हो, मेरा नेता मेरे सामने हो। सारे नेता फिरार और सिर्फ भाजपा और ओवैसी साहब को मैदान में इन लोगों ने छोड़ दिया। तो मैदान में आपने जब भाजपा और ओवैसी साहब को छोड़ा है तो राजनीति तो हिंदू मुस्लिम की हो गई साहब, फिर बचेगा क्या? संविधान की बात होगी लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान होगा, कानून की बात होगी लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान होगा, सुप्रीम कोर्ट की बात होगी लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान होगा। आप देखिए उस पार्टी को जिसका बेशरम वकील बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ा, हार गया, कपिल सिब्बल, शाहबानों की लड़ाई हार गए, तमाम मुसलमानों की लड़ाई CA-NRC का पता ही नहीं चल रहा कि हारे के जीते, 370 हार गए। कांग्रेस पे कलंक भी है और कपिल सिब्बल फिर खड़े हो गए जहांगीरपुरी मामले में, अतिक्रमण। और अतिक्रमण की बात जब आई तो डिफेंस करने का तरीका देखिए जी, मुसलमानों का तोड़ा जा रहा, केस जीत पाएंगे? ये नहीं जीत पाएंगे, ये मुकदमा भी हार रहे हैं। भाई आप अतिक्रमण तो हटना ही हटना है, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? आप
को मामला रखना चाहिए था कि भाई पूरी वीडियोग्राफी की जांच की जाए। ये जो जुलूस निकला शोभा यात्रा, पहले इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करे कि क्या क्या हथियार था, किस किस चीज की परमिशन थी, कौन कौन चेहरे थे, क्या क्या नारा लग रहा था, क्या क्या गाने बज रहे थे। यह मुकदमा होना चाहिए था। मुकदमा हो गया जी मुसलमान का घर तोड़ा जा रहा, अभी मुसलमान का टूटे या हिंदू का टूटे, गुप्ता जी को हाईलाइट कर दिया मीडिया ने, अब जाओ बेटा मुसलमान हिंदू करते रहो, गुप्ते जी का टूट गया। बात समझ रहे हैं? तो ये लड़ाई गलत जानबूझकर फ्रेम जो करते हैं ना, वो गलत फ्रेमिंग हो जाती है, इशू फ्रेमिंग गलत हो जाती है, और यही हो रहा है। तो कपिल सिब्बल और कांग्रेस कपिल सिब्बल को ढोए जा रही है और अपना वोट खोए जा रही है। एक बात तो पहले मान लीजिए कि राजनीति जो भी हो 2024 तक कुछ नहीं होना है, और ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अगर सरकार अल्पमत की होती और किसी के समर्थन से चला होता तो संभावनाएं होती, जैसा कि बिहार में आप आजकल देख रहे हैं कि संभावनाएं लगाई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन सब चीज़ों पर विराम लगा हुआ, कोई संभावना और सोचने उचने की ज़रूरत नहीं है। और योगी के काम करने की शैली पिछले जो 5 वर्ष का अंदाज था उससे बिल्कुल अलग होता जा रहा, ठीक है। और वो अपनी पहचान धीरे धीरे बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2-4 फैसले ऐसे अभी आए हैं जिससे कहा जा सकता। लेकिन सरकार बनने के बाद मतदाताओं ने चुनाव में जिस तरह से आक्रामक रूप अख्तियार किया था और अखिलेश के साथ एकजुटता दिखाई थी, और ऐसा माहौल बन रहा था कि चुनाव में बसपा कांग्रेस सब चुनाव से बाहर हो चुकी है रेस से, और सीधा सीधा मुकाबला सपा और भाजपा का है। और अखिलेश यादव अपने आप को भावी मुख्यमंत्री समझने भी लगे थे, और उनके समर्थक भी ये समझने लगे थे नंबर आ गया। और तैयारियां भी कुछ वैसी हो रही थी। चुनाव मतदान और मतगणना के बीच जो समय बचा था उसमें जो अफसरान थे उनकी जो गतिविधियां थी उससे भी कुछ मैसेज जाने लगा था, और कई चैनलों ने तो न्यूज़ चला दिया था कि संभावनाएं दिख रही हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री आप नहीं बने, चुनाव परिणाम आया, परिणाम में जो भी आरोप लगे वो सब कुछ, उस पर अब बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को राजनेता करते रहें। लेकिन जब सरकार बन गई तो अखिलेश यादव से उनके मतदाता कम से कम ये उम्मीद रखे हुए थे कि अब वो हमसे सीधे सीधे जुड़े रहेंगे, सीधे सीधे संवाद करेंगे, और हमारी जो समस्याएं हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक भी आप उसको कह लें, उन सब समस्याओं पर मुखर होकर अखिलेश यादव बोलेंगे। दुर्भाग्य से स्थितियां बनती बिगड़ती रहीं। दलितों के साथ अत्याचार हुआ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ, और उनकी पार्टी के विधायकों के साथ अत्याचार हो गया, और उनके पार्टी के विधायक के पेट्रोल पंप पर चल गया बुलडोजर। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर रोशन लाल वर्मा पे भी चल गया, उस पर भी कुछ नहीं बोले। और अभी आजमगढ़ में एक गरीब परिवार, दलित परिवार पर फिर बुलडोजर चल गया, और वो दबंगों ने चलाया, सरकार ने नहीं चलाया। बाद में उस बुलडोजर को पकड़ के थाने में लाकर बंद कर दिया पुलिस ने, लेकिन उस दबंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और पूरे मकान को मलिया में तबाह बर्बाद कर दिया गया, उस पूरे मकान को। अब सवाल ये है, अराजकता अगर है, अव्यवस्था है, संविधान के खिलाफ कार्य हो रहा है, तो आवाज कौन उठाएगा? अगर आपको लग रहा है कि सरकार निरंकुश है, अगर आपको लग रहा है कि सरकार बेलगाम है, अगर आपको लग रहा है कि सरकार संविधान का सम्मान नहीं कर रही है और जो भी फैसले ले रही है वो संविधान के खिलाफ ले रही है, तो आवाज उठाने के लिए ही तो विपक्ष है साहब, और वो भी मजबूत विपक्ष है। आपको 2 गुना सीट मिला, 3 गुना। पहले आप 40-42 पर थे, आप 150-125 पे पहुंच गए हैं। सहयोगियों को मिलाकर आप 150 छूने वाले हैं। मैं कहता हूं 2 गुना भी आपको मिला तो तब भी बड़ी बात है, आपके सम्मान की बात है। आपको बोलना चाहिए, नहीं बोल सके। डे 1 से, पहले ही दिनों से, वो नहीं आ रहा मीटिंग में, तो वो नहीं आ रहा मीटिंग में, फिर वही ड्रामा, फिर रूठने मनाने का दौर। भाई, हमने आपको रूठने मनाने के लिए नेता नहीं चुना, हमने आपको हमारी समस्याओं के समाधान के लिए नेता चुना। आपके पापा आपसे नाराज हो जाए, मैं क्या करूं? आपके चचा नाराज हो जाए, मेरा क्या लेना देना? आपकी पत्नी कल होकर नाराज हो जाए, भाई तेज प्रताप बिहार में एक नेता, उसकी पत्नी भाग गई, उससे क्या मतलब? लोगों को मतलब है कि तेज प्रताप जहां के विधायक का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वोट उनके काम और परफॉर्मेंस पर मिलेगा ना। उसकी पत्नी के झगड़े और अच्छी रोटी बनाकर देने पर तो वोट नहीं मिलेगा। कल को अगर डिंपल भाभी नाराज हो जाए, उससे जनता को क्या मतलब है साहब? कई ऐसी फैमिली है, मोदी जी तो अपनी पत्नी को ही छोड़ के चले आए, लेकिन जनता तो वोट दे रही है।
बात समझिए। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि आपके घर में कुछ डिस्प्यूट हो या परिवार में डिस्प्यूट हो या पार्टी, आपकी भूमिका क्या आप विपक्ष का जो जिम्मेदारी विपक्ष की है वो आप निभा रहे हैं। मैं समझता हूं अखिलेश यादव ने मौन धारण किया और ये नया फैशन जो ट्वीट वाला है, ये कांग्रेस इस फैशन को बढ़ाई थी। अरे ट्विटर से क्या होता है, आप ट्वीट करते हैं और वो कोई चैनल वाला उस ट्वीट को चेक करता है और उसी पर एक स्टोरी तैयार कर देता, आज फला ने ये ट्वीट किया। जनता को ट्वीट फीट से नहीं लेना देना। वृंदा कारात ट्वीट नहीं की, जहांगीरपुरी मौके पर गई, ओवैसी साहब ट्वीट नहीं किए, बोलते रहे, लड़ते भिड़ते पहुंचे। देखिए अब ये दूसरा पक्ष मत पूछने लगिएगा कि उनके जाने से क्या हुआ, उनके जाने से क्या हुआ। भाई जनता ये चाहती है मुसीबत के घड़ी में हमारा नेता आए। मुसीबत तो थी जहांगीरपुरी में, वृंदा करात पहुंची मौके पर, ओवैसी साहब पहुंचे वहां और देखा देखी सब पहुंच गया। अरे आम आदमी पार्टी का वही विधायक था मौजूद, उसी समय अगर पहुंच गया होता 10 मिनट के अंदर और हाथ जोड़ लेता लोगों से, तो पुलिस की भी जरूरत कम हो जाती। विधायक को इतना भी लोग मानने वाला नहीं है क्या? विधायक का कोई सपोर्टर नहीं है क्या? ऐसे ही विधायक बन गया हवा में क्या? ईवीएम में घोटाला कर दिया क्या केजरीवाल ने? सवाल तो पैदा होंगे ना भाई। एक विधायक 1 लाख वोट लाता है, 10-5 हजार सपोर्टर उसके मोहल्ले टोले में मौजूद होते हैं, पार्टी का एक संगठन होता है, अगल बगल से जैसे पुलिस दूसरे थानों से भी मंगा लेती है, आप दूसरे विधायक से भी मदद ले सकते थे, आजादपुर वाले से ले लेते, आप क्या कहते हैं बादली वाले से ले लेते, अड़ोस पड़ोस के सभी विधायक को बुला लेते और सब लोग हाथ पर झूम के हिंदू मुसलमान से माफी मांगते कि भाई अभी रुकिए, कोई बात नहीं, और आप खुद ही सारी चीज अगर अपने हाथ में ले लेते तो आज पुलिस को, अदालत को और तमाम लोगों को यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। यही चीज 2020 वाले में भी आम आदमी पार्टी ने रोल किया था और वही चीज अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट की दुनिया से बाहर निकलिए। अब शिवपाल आजम खान के पास गए, आजम खान से मिले और बाहर आए। बाहर आने के शिवपाल ने जो बयान दिया साहब, वो बयान ऐतिहासिक बयान है। शिवपाल ने 2 बातें महत्वपूर्ण कही हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान को पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है, आजम खान के ऊपर गलत मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान के मामले पर अगर नेताजी धरने पर बैठते, ये शिवपाल यादव जी के शब्द हैं, अगर नेताजी धरने पर बैठते तो शायद मोदी जी नेताजी का इतना सम्मान करते हैं कि इस समस्या का समाधान हो गया होता। साफ हो गया कि यह मामला राजनीतिक है, आजम खान को राजनीति के कारण फंसाया गया। ये तो शिवपाल के इस बयान से साफ हो गया। और इस फंसाने में जितना योगी शामिल हैं उतना ही अखिलेश भी शामिल हैं, ये शिवपाल के इस बयान से पता चलता है। हम लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद उनके चचा लगा रहे हैं आरोप। और चचा ने तो भतीजे को तो घेरा ही घेरा, अपने भाई को भी घेर लिया। मुलायम सिंह यादव भी अब क्लीन नहीं रहे, साफ कह दिया ना कि अगर नेताजी चाहते, इसका मतलब नेताजी नहीं चाहते हैं आजम निकले बाहर। यदि अखिलेश चाहते, एक धरना प्रदर्शन आप बताओ समाजवादी पार्टी के बैनर तले आजम खान के समर्थन में कहीं किया गया हो, पिछले दिनों भी और चुनाव के बाद जब आपकी ताकत बढ़ गई तब भी आपने नहीं किया। और एक चीज आईने की तरह साफ है कि 95% मुसलमानों ने, 90% में तो कोई शक ही मत कीजिए, सपा को वोट दिया। 1 साइड, आपको 1 साइड वोट देने वाला मुसलमान आज न्याय की भीख मांग रहा है और आप घर में एसी में बैठकर आराम से ट्वीट कर रहे हैं। यह अब बर्दाश्त राजनीति में नहीं किया जा सकता है। और